नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। भारत के साथ पाकिस्तान की जंग दोबारा छिड़ सकती है, क्योंकि पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान के सत्ता पर आसीन 3 बड़े नेताओं ने सिंधु जल के लिए युद्ध छेड़ने की बात कही है। इन नेताओं में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की धमकी तक शामिल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को सीधी धमकी दी है। पाकिस्तानी पीएम ने मंगलवार को राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में यह धमकी दी और कहा कि दुश्मन यानी भारत पाकिस्तान से एक बूंद भी पानी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा कि जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शरीफ ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी रोकने की कोशिश करता है तो यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने धमकी देते हुए कहा कि इसका जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी भारत को युद्ध की धमकी दे चुके हैं। सोमवार को दिए गए एक बयान में बिलावल ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखा तो उसके पास जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सिंध प्रांत की सरकार के एक कार्यक्रम में कहा कि मोदी सरकार के कदमों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमें एकजुट होकर इन आक्रामक नीतियों का जवाब देना होगा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दावा किया था कि पाकिस्तान के लोग 6 नदियों को वापस लेने के लिए जंग करने में सक्षम हैं। दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर पिछले 48 घंटों में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए हैं। इनमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर तो 10 मिसाइल से बाद उड़ाने तक की धमकी दे डाली है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत को सिंध नदी पर बांध बनाने को लेकर गंभीर धमकी दी है। जनरल मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए बांध बनाया तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, हम 10 मिसाइलें मारकर बांध को उड़ा देंगे। कार्यक्रम में मुनीर ने कहा कि हम भारत के सिंधु नदी पर डैम बनाने का इंतजार करेंगे और जब वे ऐसा करेंगे तो हम 10 मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे। मुनीर ने कहा कि सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत खुद को विश्व गुरु के रूप में पेश करना चाहता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने देश को गंभीर चेतावनी दी और कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत जल्द खतरनाक युद्ध शुरू हो सकता है।
सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान इस युद्ध में जरूर किसी और देश के साथ मिलकर युद्ध लड़ेगा और यह युद्ध बहुत जल्द हो सकता है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प पर कहा कि यह टेस्ट मैच 14 दिन रुक गया, लेकिन यह 140 या 1400 दिन भी चल सकता था। हमें नहीं पता, लेकिन हमें इन सब के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन जानते हैं कि ये सिंधु जल समझौता क्या था, इसका क्या महत्व है, क्यों भारत ने इस घाटे वाली संधि को अस्वीकार कर दिया, जिसमें इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को जाता था। शांति की तलाश में निकले भारत ने 65 साल बाद आखिर क्यों इस समझौते को रद्द किया। तो आपको बता दें कि सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इसके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47% जमीन पाकिस्तान, 39% जमीन भारत और 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियरों के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ। इसके तहत 2 मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। यह समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 1 अप्रैल 1948 को जब यह समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई। दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने के लिए राजी हो गया। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी बंटवारे को लेकर बातचीत चली। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षर हुए। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता कहते हैं। सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों में कुल 16.8 एकड़ फीट पानी है। सिंधु जल संधि में 2 हिस्से किए गए। पूर्वी नदियों का पानी, जिसमें करीब 20% पानी होता है, जिसमें सतलज, व्यास और रावी है, उसमें 3.3 एकड़ फीट पानी है। ये सारा पानी भारत के इस्तेमाल के लिए रखा गया। पश्चिमी नदियाँ, जिसमें 80% पानी है, जिसमें झेलम, चिनाब और सिंधु आता है, इसमें 13.5 करोड़ एकड़ फीट पानी है। ये पाकिस्तान के लिए पानी तय कर दिया गया। भारत का इसका बेहद सीमित इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी व्यवस्था रखी गई। विदेशी मामलों के जानकार बताते हैं संधि से पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ, लेकिन फिर भी भारत ने 1960 में यह सोचकर हामी भरी कि उसे पानी के बदले शांति मिलेगी। लेकिन संधि लागू होने के 5 साल बाद ही 1965 में पाकिस्तान ने यही पानी पीकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और यह सिलसिला लगातार दशकों तक जारी रहा। मामला तब बिगड़ा जब भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के दूसरे दिन 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया। इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, फॉरेन एक्सपर्ट, हरि मोहन कौशिक जी रिसर्चर के तौर पे आए हैं, और ग्रुप कैप्टन मीएन झा जी रक्षा एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे पहला सवाल। पाकिस्तान की लगभग 80% खेती और आबादी सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। ऐसे में क्या पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी जमीन से खत्म करेगा इस पानी के एवज में? क्योंकि असली समस्या पाकिस्तान की यह है कि उसने इस्लामिक आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का मुख्य हिस्सा बना के रखा है।
संजीव जी। देखिए प्रसून जी, आतंकवाद का जो प्रवृत्ति है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के डीएनए में शामिल हुई दिखाई देती है। जी। और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, ये आतंकवाद का जो इस्तेमाल है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए लगातार करते रहे हैं। आतंकवाद को अपनी वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करते रहे। लेकिन ये जो उनकी प्रवृत्ति है वो आत्मघाती है, मैं ये कहूंगा। वो अपने स्वयं के हितों को इससे उन्होंने लगातार नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है। यही जो आतंकवाद का के जो भस्मासुर है, पाकिस्तान को ही जला रहे हैं, पाकिस्तान को ही पूरी तरीके से उसको ही 1000 कट्स दे रहे हैं। कभी ये आतंकवाद के आधार पर भारत को 1000 कट्स देने की बात सोचते थे और आज उन्हीं को 1000 कट्स से ही आतंकवादी दे रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो प्रवृत्तियां हैं वो बेहद नकारात्मक रही है। संजीव श्रीवास्तव जी, इसी के साथ बड़ा सवाल है, जो 48 घंटे में 3 बड़े नेताओं की धमकियां पाकिस्तान की तरफ से आई हैं, उसको लेकर आपको लगता है कि ये संजीदा धमकियां हैं या ऐसे ही बोलने के लिए कह दी गई हैं? जी देखिए, चाहे वो कोई भी वहां पर पाकिस्तान का हुक्मरान हो, चाहे वो मुल्ला मुनीर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो या बिलावल भुट्टो, हमने देखा है 48 घंटे के अंदर 4 ऐसे जो है बयान दिए गए और सिंधु जल समझौते को लेकर के पहले भी इस तरीके की बातें कही जा रही हैं और नाफी अस्त्रों के इस्तेमाल की भी धमकियां दी जा रही हैं। तो ये जो सारी जो धमकियां हैं, ये गीदड़ धमकियां मात्र ही मैं इनको देखता हूँ। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि भारत की जो तैयारियां हैं वो किसी भी पाकिस्तान के हमले को रिस्पॉन्ड करने के लिए पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में है। पाकिस्तान का जैसा बिहेवियर होगा, भारत उसी के अनुरूप यथोचित कार्रवाई करेगा, मुंहतोड़ जवाब देगा। टिट फॉर टैट का जो रिस्पॉन्स है, और हम तो इस बात ये भी कह चुके हैं कि न्यू नॉर्मल है और ये जो न्यू नॉर्मल को हमने लक्ष्मण रेखा को सेट कर रखा है। यदि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई भविष्य में साजिश की तो अगली बार सिर्फ आतंक के ठिकाने टारगेट पे नहीं आएंगे, बल्कि पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है वो। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी, भारत तैयार है। उपेंद्र द्विवेदी जी ने खुद कहा कि यह युद्ध 14 दिन भी चल सकता था, 140 दिन भी चल सकता था और 1400 दिन भी चल सकता था। बड़ा मुद्दा है यह। लेकिन यह तो तय है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब मौजूद हैं। झा साहब, पिछली बार भी इन मुद्दों पे चर्चा हुई थी, जिससे साफ था कि चीन खुद इस युद्ध में सीधे तौर पे तो शामिल नहीं होगा, लेकिन बिना लड़े वह पाकिस्तान को पूरी ताकत देगा। सवाल है कि भारत अगर 2 मोर्चे पे भी युद्ध लड़ता है तो पाकिस्तान इस युद्ध को कितने दिन खींच पाएगा अपने बूते पे? देखिए, कितने दिन तक खींच पाएगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी स्थिति क्या होगी पाकिस्तान की, ये मुद्दा है। अभी 4 दिन हमने देख लिया था, पाकिस्तान घुटने पे आ गया था। लेकिन जो एक जिहादियों की प्रवृत्ति होती है कि जब तक आप उस सांप के फन को चल नहीं दीजिए, वो आपको बार बार डसने की कोशिश करता रहेगा, डसता रहेगा आपको। तो ये भारत ने जरूर गलती की थी कि अभी इस सांप के फन को कुचलना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर को ऐसे बंद नहीं करना चाहिए था। हम लोगों में से कुछ लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन अब बात आते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर में जिस तरह से इन लोगों ने सारी चीजें जो बयान आ रहे हैं, तो वो बयान इसलिए आ रहे हैं कि भारत चुप है, कुछ धमकी नहीं देता है। ठीक है, जो भौंक रहे हैं उनको भौंकने दीजिए, लेकिन भारत सरकार की जो दृढ़ता है वो पास्ट में बहुत संतोषजनक नहीं थी। इस इंडस वाटर ट्रीटी को 1965 में ही बंद करना चाहिए था, तब बंद नहीं हुआ। 1971 में बंद करना चाहिए था, तब बंद नहीं हुआ। उसके बाद जब 26/11 हुआ तब तो बंद होना ही होना चाहिए था। झा साहब, आप कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। नहीं, मैं सिर्फ इतना नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्टेप्स अगर तभी शुरू कर दिए गए होते तो आज के दिन में पाकिस्तान ऑलरेडी प्यासा होता। हाँ, जब मोदी सरकार आई थी, जब पठानकोट हुआ था, उड़ी हुआ था, उड़ी के बाद ही कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चनाब रिवर पे शुरू हुए थे। जैसे 2016-18 में
बगियार हो या सलाल डैम हो, ये सब चीजें शुरू हुई थी। और आज के दिन में हम कह सकते हैं कि जो पकाल दुल डैम है, चाहे किरू, गवार, रतले, ये सब आज के दिन में लगभग बनकर तैयार होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। तब आप एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वाटर अपने तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। अभी वो वाटर को आप डाइवर्ट भी नहीं कर सकते हैं, अभी बहुत कम हम घात पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को। आने वाले दिनों में जब ये सब चीजें अपग्रेड हो जाएगी, जब हमारी नहर कैनाल सिस्टम जो है वो अपग्रेड होकर तैयार हो जाएगी, जिसमें के इन नदियों के पानी को हम डाइवर्ट कर पाएंगे, चाहे पंजाब में, चाहे राजस्थान में, चाहे चाहे ये पंजाब के थ्रू सारे, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी, इन सारे जगहों में ये पानी पहुंचना चाहिए। तब इसका जो जो हमारा असली इम्पैक्ट है तब निकल कर आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी, रिसर्चर हैं। आपसे एक बड़ा सवाल, पाकिस्तान की इन धमकियों के पीछे क्या चीन की शह है या अमेरिका की? सवाल इसलिए उठता है कि चीन पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहता है, इसीलिए लगातार 48 घंटे में ये जो 3-4 धमकियां आई हैं उसके पीछे किसी न किसी की तो सह है। उपेंद्र द्विवेदी खुद कह रहे हैं कि इसके पीछे अगर युद्ध होता है और वो जो बहुत जल्द होने वाला है, उसके पीछे एक और मुल्क साथ आएगा। ये मुल्क कौन होगा, अमेरिका या चाइना? सर थैंक यू। मेरा ऐसा मानना है जी कि असलियत में हम नॉर्मली पाकिस्तान को जब देखते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान को देखते हैं। जी हमें पाकिस्तान को देखते हुए अमेरिका, यूरोप और चाइना, तालिबान और उसके बाद इंटरनल फैक्टर्स जो इंडिया में भी एक सेक्शन ऐसा जो पाकिस्तान पर है, इन सबको ध्यान में रखने के बाद पाकिस्तान के मामले में कोई बात नहीं। अब रही बात सर धमकियों, सर धमकियों की बात ये है कि दो चीज, पहला ये धमकियां इस टाइम पीरियड में आए और इस बड़े इंसिडेंट या इवेंट के बाद। तो सर ये धमकियां आई जब ट्रंप ने असीम मुनीर के साथ डिनर कर लिया, जब असीम मुनीर अभी भी दोबारा अमेरिका में है और एक बात अमेरिका से कह रहे हैं कि इंडिया मर्सिडीज की तरह और हम दम के ट्रक वगैरह जो भी स्टेटमेंट है। सर हमें ये समझना होगा कि इस पाकिस्तान की ये धमकी जो है ये एक बहुत बड़े जियो पॉलिटिकल गेम के अंदर इंडिया को प्रेशर में लाने, इंडिया को काउंटर बैलेंस करने का एक बड़ा एफर्ट। और अगर हम इस एफर्ट को ध्यान में रखते हैं तो हमें एक चीज ये समझ में आएगी कि यहाँ पर खेल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई का नहीं है। असलियत में ये खेल कुछ हद तक वैसा होने जा रहा है जैसा यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया का हाल किया। रशिया को जानबूझकर एक बहुत लंबी लड़ाई में उलझा दिया और रशिया कहीं ना कहीं उसमें उलझकर काफी कमजोर है। इंडिया ले ही बहुत ताकतवर है, इफेक्टिवली काम कर सकता है, इफेक्टिव करेगा, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दिन तक टिकने नहीं देगा। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा सर हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दुनिया पूरे करना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर बहुत प्रिसाइजली, बहुत टाइम मतलब एक शॉर्ट पीरियड में किया गया और अभी भी जब तक मुझे इंफॉर्मेशन है कि मैं जहाँ तक अपडेटेड हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी जारी है। बस फर्क इतना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको एक छोटा सा ब्रेक जानबूझकर इसलिए दिया है ताकि हमारी जो कमजोरियां हैं उनको दूर किया जा सके और पाकिस्तान की जो एक डैमेज है उसको असेस किया जा सके और हमारी इफेक्ट, हमारे कितने इफेक्टिव वेपन्स कितने इफेक्टिव। तीसरा, दुनिया उस रिस्पॉन्स को किस तरीके से रिएक्ट करती है। सर ये सब चीजें एनालाइज की गई और जिस तरीके से सर जो छुपे हुए मतलब चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर छुपे हुए गद्दार थे या फिर दुनिया में भारत के दुश्मन अलग अलग कोनों में अलग अलग चोला ओढ़कर बैठे हुए हैं, वो लोग भी उन सबको एकदम से मतलब वो सब एकदम से बाहर आ गए। चाहे कोई संगठन, चाहे किसी के शोले पर संगठन, कोई पाकिस्तानियों को डिनर दे, ये सब और उसके बाद जो मीडिया के अंदर गंदा खेल खेला गया वो सब चीजें एकदम से जो बाहर गई। इंडिया असलियत में ऑपरेशन सिंदूर के फेज 1 से इन सब चीजों को
ये बात सब लड़ाई थी। सर मुझे लगता है ये लड़ाई हिंदुस्तान आजाद होने के बाद कभी खत्म नहीं हुई। हाँ, कभी कभार हम लोगों की सरकारें गांधारी बनी बैठी रही या धृतराष्ट्र बनी बैठी रही और पाकिस्तान को एक अनड्यू फेवर देने की कोशिश कर हरिमोहन कौशिक जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी। वह कह रहे हैं यह युद्ध कभी बंद ही नहीं हुआ था पाकिस्तान के साथ भारत का, जो कि हकीकत है। अगर आप देखिए तो शांति की तलाश में भले से यह संधि की गई थी। वीएन झा साहब भी यही बात कह रहे हैं कि भले से आपको शांति की तलाश थी, लेकिन ये युद्ध कभी बंद नहीं हुआ। इसको तो बहुत 1965 में ही रोक देना चाहिए था आपको। लेकिन सवाल ये उठता है आज के दौर में, आज की परिस्थितियों में, जिस तरीके से हरिमोहन कौशिक जी कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है और भारत को बहुत ही अलर्ट रहना होगा। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा कुछ रणनीति के तहत हो रहा है तो यह रणनीति चीन की है या अमेरिका की, और इससे अगर मान लीजिए भारत बैकफुट पे आता है तो सबसे अधिक फायदा किसको होगा? संजीव जी। देखिए, हरिमोहन जी ने बहुत ही इंसाइटफुली बताया है, मैं मुझे बिल्कुल सहमत हूँ। और ये जो भारत के उत्थान को, भारत के विकास को, भारत के महाशक्ति बनने की जो भारत की यात्रा है उस पे बाधाएं पहुंचाने की जो साजिशें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रची जा रही है। अमेरिका से भी ये साजिश रची जाने के संकेत मिल रहे हैं। चाइना तो जाहिर है कि वो ओपन तरीके से इसको रोकना चाहता है। पाकिस्तान तो उसने अपनी शादी शर्म की जो हदें हैं वो पार कर रखी है इस यात्रा को रोकने में। तो जाहिर है कि ये जो पूरा जो इन्वायरमेंट है वो भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि जब एक महाशक्ति का जो उदय होता है तो उसमें वो बाधाएं पैदा की जाती रही हैं। विश्व के इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं वो समय समय पर देखी गई है। लेकिन यदि कोई राष्ट्र विजन के साथ, संकल्प के साथ, साहस के साथ, लगातार और कठिन परिश्रम के साथ लगातार कार्य कर रहा है, एकताबद्धता के साथ लगातार कार्य कर रहा है, तो उस राष्ट्र को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकता है। लेकिन ये जो रणनीति अपनाई जा रही है, जिसमें मुझे भी लगता है या तो चाइना का बड़ा रोल है, अमेरिका का साइलेंट रोल है, लेकिन अगर भारत बैकफुट पे आता है तो अमेरिका के लिए यह बहुत घातक होगा। संजीव जी। निसंदेह ये अमेरिका का जो डीप स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वहां पे जो एक लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल जो पूरा नेटवर्क है अमेरिका के अंदर भी है, ये तो समस्या पूरे विश्व भर की है, अपने देश में भी ये बड़ा नेटवर्क है। तो ये जैसा कि हरिमोहन जी ने कहा कि देश के अंदर बैठे हुए कई ऐसी ताकतें हैं जो स्वयं भारत का विकास नहीं देखना चाहती। विश्व के जो अन्य डीप स्टेट के एलिमेंट्स हैं वो भी भारत का विकास नहीं देखना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर के साजिश रचने की कोशिशें कर रहे हैं। एक ग्लोबल साजिश है, इस्लामिक साजिश है, चाइना की है। हरिमोहन कौशिक जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कई चीनी थिंक टैंक और चीनी मीडिया ने बार बार कहा है कि भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चीन भी भारत की ओर से बहने वाली ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज जैसी नदियों का पानी जो तिब्बत से निकलती है भारत के लिए रोक सकता है। यह भारत के लिए क्या बड़ा अलर्ट है? हरिमोहन कौशिक जी की आवाज ब्रेक हो रही है। मैं चाहता हूं पीसीआर से कि इनकी आवाज दोबारा रिकनेक्ट करें। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब है। झा साहब, यही सवाल आपसे। जी, मैं आपके सवाल का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन सवाल कहीं और चला गया। देखिए, जहां तक हम कंपेरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये करेगा तो चीन भी ये करेगा, हम ऐसा करेंगे, चीन ऐसा करेगा। देखिए, अगर रिवर चीन के दायरे में है, जैसे इंडस हमारे दायरे में है, हम इस पे डैम बना सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधि में जो गुडविल दिखाया गया था इंडस वाटर ट्रीटी में, गुडविल तो रहा ही नहीं है। हम कितने वॉर लड़ चुके हैं और पिछले दो दशक से तो हम अंतरराष्ट्रीय टेररिज्म झेल रहे हैं पाकिस्तान द्वारा जो किया जा रहा है। तो वो बात अलग है। अब बात आती है कि हम इसको किस तरह से निपटें। देखिए, जिस तरह से अगर पाकिस्तान ने कोशिश की, दुस्साहस किया कि वो डैम को ध्वस्त कर देगा,
तो फिर हमें वो कैपेबिलिटी रहनी चाहिए कि फिर पाकिस्तान को किस तरह से ध्वस्त करना है। और हम लोग बार बार एक चीज भूल जाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान और चीन का मामला नहीं है। हम लगता है कि हम लोगों में से कितने लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब हम पाकिस्तान के एयरबेस पे हमला कर रहे थे तो वहां पे कुछ एयरबेस पे एक ऐसे दरवाजे थे जो कि अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर में था। वो कहां से आए थे, क्या कर रहे थे? क्या आप लोगों ने कभी समझने की कोशिश की है? क्या अमेरिका का कोई स्ट्रेटेजिक आर्म्स उन एयरबेस के आसपास में कहीं पे जमीन के नीचे में बनाया गया है? अमेरिका का इस बारे में बयान आया था, उन्होंने कहा था कि परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए जो प्रोसेस बनाया गया है उसकी देखभाल के लिए हमने कुछ लोगों को भेजा था। ये तो एक उनका ऑफिशियल वर्जन था, लेकिन उसके कई मायने निकले। आप बेहद अहम बात कर रहे हैं। हरिमोहन कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, आप पूरी बात इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको और क्या ऐड करना चाहता था जी। कि इसीलिए आप सिर्फ इस नैरेटिव में कि ये इसके साथ में सिर्फ चाइना है, नहीं, ये पूरे की पूरी ग्लोबल एक आज के दिन में जियोपॉलिटिकल फॉर्म बन रहा है, ये उसका हिस्सा है। इसलिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि जब वो समय आएगा जब आप पाकिस्तान पे बहुत दृढ़ कार्रवाई करना चाहिएगा, तो उस समय में चीन भी आपके अगेंस्ट में आएगा, अमेरिका भी आपके अगेंस्ट में आएगा। इस्लामिक देश तो उसके साथ में अभी भी हैं, ईरान उसका दुश्मन था, फिर भी ईरान उसके साथ में आया हुआ है। तो जितने 47 जो इस्लामिक स्टेट हैं वो भी देर सवेर पाकिस्तान के साथ में होंगे। हरिमोहन कौशिक जी, आज के दौर में भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? इजराइल, रूस या कौन? हरिमोहन कौशिक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जो काम आ जाए वही सबसे अच्छा। जी जी, सब आवाज मेरे हिसाब मैं ये कह रहा हूँ कि परिस्थितियों में जो आ जाए दोस्त का, जो काम आ जाए वही हमारा दोस्त। उसमें चाहे इजराइल है चाहे फ्रांस है। हरिमोहन कौशिक जी, अगर ऐसी स्थितियां बनती है जहां युद्ध की नौबत आए तो भारत के साथ वह कौन सा देश होगा जो खुलकर उसकी मदद करेगा? जी, इजराइल, रशिया, पॉसिबली बहुत अच्छे लेवल पर। अगर पाकिस्तान के साथ का मामला है, चाइना के साथ का मामला है, तो इजराइल, रशिया जो है उतनी ही मदद करेगा जितनी इंडिया ने रशिया की थी। या यूं कहें कि बहुत ही एक बैलेंस्ड मैन। खुलकर कौन साथ में आएगा इसमें? चाइना पॉसिबली हमारी बहुत मदद करेगा, अमेरिका बहुत मदद करेगा अगर चाइना के साथ लड़ाई है। अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई है, चाइना अमेरिका दोनों के दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। रशिया पॉसिबली इंडिया की काफी मदद करेगा इजराइल के साथ। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है हरिमोहन कौशिक जी, हम आपसे क्षमा चाहेंगे, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन आप तीनों इस चर्चा में आए और अपनी ज्ञान से हमारे दर्शकों का ज्ञान वृद्धि की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।